Assalamualaikum. Today our topic is altruism. What does altruism means? Basically एक प्रो सोशल बिहेवियर की सब कैटेगरी को हम altruism कहते हैं. प्रो सोशल बिहेवियर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ दिस. ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर इज़ बेसिकली फॉर द सोसाइटी, बेनिफिट के लिए कोई काम करने को कहते हैं. तो अल्ट्रुइज़म क्या होता है? अल्ट्रुइज़म इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर इन विच भी हेल्पिंग बिहेवियर होती है एक तरीके का ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए या विदाउट एक्सपेक्टेशंस दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्म ऑफ बिहेवियर जो है अल्ट्रुइज़म के कैटेगरी में आती है. देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड अल्ट्रुइज़म. हेल्प जो होती है उसके अंदर हम रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिवॉर्ड. बट इन अल्ट्रुइज़म इट्स अ सॉर्ट ऑफ हेल्प इन विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड, बट वी आर डूइंग फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन. अपनी दिल की खुशी से कोई काम करते हैं, हमें उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल भी से भी मैं आपको समझाती हूँ. अब एक्सपेक्टेशंस की जहाँ तक बात है तो हेल्प के अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमारे अल्ट्रुइज़म के अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं. ना रिवॉर्ड होता है, ना एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर आप किसी को मनी देते हैं यानी पैसे देते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, तो आपके दिल में यही होता है कि जब कल मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इससे मिल जाएंगे. ठीक है, ये हेल्प है आपकी. ठीक है, इफ़ यू डू यू सो शैल यू रीप वाली बात है. ठीक है, और जो ये वाली बात है अल्ट्रुइज़म वाली बात, उसमें आप क्या होता है कि आप अपनी जो चीज़ अपनी दिल से जो आपको पसंद है, जो आपकी ज़रूरत है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरे की ज़रूरत को फुलफ़िल करते हो. जैसे कि गिविंग योर लंच समवन हु इज़ हंग्री. दूसरा बंदा जो कि भूखा है उसको आप अपना लंच देते हैं, तो इससे तो आप भी हंग्री हो गए ना. लेकिन ये है कि आपने ये अल्ट्रुइज़म बिहेवियर शो किया. आपको उसके बदले में उससे कोई लंच नहीं चाहिए, आपको उससे बदले में उससे कोई तवक्को नहीं है कि वो आपको कुछ दे. ठीक है, तो दिस इज़ द मेजर लाइन डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड अल्ट्रुइज़म. नाउ अब ये सवाल उठता है कि व्हाट आर द सोर्सेज जो हमारे अंदर अल्ट्रुइज़म अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को मज़ीद जो है सामने लेके आते हैं. तो व्हाट आर द सोर्सेज एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अल्ट्रुइज़म बिहेवियर. बेसिकली क्या होता है कि एक मॉडल के थ्रू हम समझते हैं बाई स्टैंडर्ड कैलकुलस मॉडल. बाई स्टैंडर्ड का लफ्ज़ अगर आप जो है ना अपनी डिक्शनरी में भी देखें तो इससे मुराद होता है पर्सन हु इज़ प्रेजेंट एट इंसिडेंट बट नॉट डज नॉट हेल्प. मतलब कि एक बंदा जो कि जाए वक्त हुआ जहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है जहाँ हेल्प की नीड हो सकती है, वहाँ मौजूद है मगर वो हेल्प नहीं कर रहा. ठीक है, तो वो हेल्प क्यों नहीं करता? बाई स्टैंडर्ड मॉडल कहता है कि वो इसलिए हेल्प नहीं करता क्योंकि वो वहाँ पर कैलकुलेट कर रहा होता है कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट. उसको इस हेल्प करने के बदले में क्या मिलेगा और इसका बेनिफिट उसको क्या पहुँचेगा. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प कंपेयर विद दोज एसोसिएटेड विद नॉट हेल्पिंग. मतलब कि जो लोग हेल्प नहीं करेंगे उनको क्या इसका बेनिफिट होगा, जो हेल्प करेंगे उसको उसका क्या बेनिफिट होगा. ठीक है, इट्स अ बाई स्टैंडर्ड कैलकुलस मॉडल और इसकी स्टेजेस होती हैं, फिर मैं वो भी आपको बताती हूँ. बाई स्टैंडर्ड कैलकुलस मॉडल के तहत जो स्टेज 1 होती है वो फिजिकल अरूजल की फेस होती है. ठीक है, जिसमें हम किसी को स्ट्रेस में फील करते हैं कि वो स्ट्रेस में है, वो उसको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए. इट इज़ अ स्टेट कि जहाँ पर जो है आपको ये फीलिंग आती है कि आप फिजियोलॉजिकली जो है ना अपने आप को अराउज फील करते हो कि हमें हमारे हेल्प की ज़रूरत है. फिर सेकंड स्टेज आती है कि जब आप किसी को स्ट्रेस में देख लेते हो, तो डिस्ट्रेस में देखते हो तो फिर आपकी इमोशंस के ऊपर अफेक्ट होता है. तो आप फील करते हो कि इसको यहाँ पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे इमोशनली तौर पर इसकी हेल्प करनी चाहिए. तो आप इमोशनली तौर पर चार्ज हो जाते हो और आपके एक इमोशन में चेंज आता है, तो आपको इमोशनल अराउजल फील होता है. पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल फील होता है जिसमें आप दूसरे को स्ट्रेस में देखते हो, फिर आपको इमोशनल अराउजल फील होता है. ठीक है, और फिर थर्डली आप फाइनली तौर पर जो है कंसिक्वेंसेस पे जाते हो हेल्पिंग के लिए कि मैं इसको इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से मतलब जो वेज हैं जिसकी वजह से हम उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेज फिजियोलॉजिकल अराउजल होती है, सेकंड फेज जो है इमोशनल अराउजल होती है. ठीक है, फिर उसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ हेल्पिंग होती है. ये तीन स्टेज होती हैं बाई स्टैंडर्ड कैलकुलस मॉडल के तहत. और बाई स्टैंडर्ड कैलकुलस मॉडल यही कहता है कि हमारी हेल्पिंग जो होती है बॉडी और माइंड के मिक्सचर की वजह से होती है, क्योंकि हमारा माइंड पहले उस चीज़ों को देखता है, हमारी बॉडी उस चीज़ को विटनेस करती है, उसके बाद इमोशनली चेंज होती है, उसके बाद हेल्पिंग की तरफ जाती है. तो दिस इज द सोर्स की जिसकी वजह से हम अल्ट्रुइज्म की तरफ पहुँचते हैं. अब हम बात करें अगर अल्ट्रुइज़म की अप्रोचेस से रिलेटेड, तो अल्ट्रुइज़म की दो अप्रोचेस हैं, एक बायोलॉजिकल और एक सोशल बिहाफ पर. ठीक है, तो बायोलॉजिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नेचर वर्सेस नर्चर, एम्पैथी, जेंडर डिफरेंसेस. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. फिर सोशल अप्रोचेस में भी बहुत सारी चीज़ आती है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो बायोलॉजिकल अप्रोच पहले पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं. बायोलॉजिकल अप्रोच के तहत हम ज़्यादातर जो अपनी अल्ट्रुइज़म है वो हम अपने उन रिलेशंस के साथ शो करते हैं जिसको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, म्यूचुअलिज्म और किनशिप. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, जिसमें हम जो है बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं. कोऑपरेट फॉर बेनिफिट होता है. ठीक है, और जो ये वाला बिहेवियर होता है किनशिप वाला, ये कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, कोऑपरेट विद ब्लड रिलेशंस. ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशंस के साथ जो कोऑपरेट होता है वो किन सिलेक्शन होता है, और जो आप कहते हैं कि फॉर बेनिफिट होता है वो म्यूचुअलिज्म होती है. ठीक है, तो ये जो दो टाइप की बायोलॉजिकल अप्रोचेस हैं इनको डिस्टिंग्विश किया है स्टीवंस ने. ठीक है, जेफरी स्टीवंस ने, और इसने कहा है कि इंसानों और जानवरों के अंदर दो ही तरह के कोऑपरेटिव बिहेवियर होते हैं, या वो म्यूचुअलिज्म होते हैं या वो किन सिलेक्शन होते हैं. ठीक है, या तो वो किसी बेनिफिट के बिहाफ पे अल्ट्रुइज्म कर रहे होते हैं या किसी ब्लड रिलेशन की मोहब्बत में ये काम कर रहे होते हैं. ठीक है,
ओके, जहाँ अल्ट्रुइज़्म की बात हो रही होती है, वहाँ पर ये भी बड़ा फैक्टर होता है कि जब बायोलॉजिकल हम बात करते हैं, तो बेसिकली बायोलॉजिकल से मुराद ये भी है कि ये चीज़ जो कि इनहेरिटेड में आए, ठीक है? जो कि आपके खून में आ जाए जो चीज़ें, मतलब जो आपको आपके एंसेस्टर से, जो आपके बड़ों से एक को तोहफ़तन मिले, तो अल्ट्रुइज़्म उसके थ्रू भी आती है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे देखें, एक जो है स्मॉल चाइल्ड है, मार्गरेट, और उसका फ्रेंड रेड जो है, अपनी कार की सीट के बैक पे बैठे होते हैं, ठीक है? और जैसे ही जो है ना कार चलती है, तो वो बर्स्ट हो जाती है। अब जैसे ही वो बर्स्ट होती है, तो रेड तो निकल आता है कार से जंप्ड आउट होके, लेकिन वो जो है मार्गरेट जो होती है, वो बेसिकली कार के अंदर रह जाती है। तो अब वो खुद तो उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसने फ़ील किया कि वो तो अंदर रह गई है, तो वो क्या करता है, दोबारा जंप इन करता है और जो है ना जंप बैक करता है और उसको खींच के निकालता है। तो वो क्या चीज़ है जिसने उसको मोटिवेट किया, जिसने उसको इस तरह की अल्ट्रुइज़्म, मतलब अपनी जान खतरे में डाल के हेल्प करने की कोशिश की? तो बेसिकली वो इसका इनहेरिटेड अल्ट्रुइज़्म भी था, यानी वो जो कि उसके अंदर किसी ने उसको ट्रेन नहीं किया, किसी ने उसको बताया नहीं, बल्कि उसके अंदर एक बायोलॉजिकली ये बिल्ट इन इनहेरिटेंस के तौर पर उसके अजदाद से उसको अल्ट्रुइज़म जो मिला है, ये भी बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज़म के अंदर आता है। तो बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज़म अगर पूछा जाए, तो आपने सबसे पहले 2 टाइप ऑफ मेन कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स बताने हैं जिस बिहाफ़ पर अल्ट्रुइज़म किया जाता है, म्यूचुअलिज़्म एंड किन सिलेक्शन। दूसरी बात ये है कि आपको इसकी एग्ज़ाम्पल आनी चाहिए, कि अगर आपसे एग्ज़ाम्पल पूछी जाए कि बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज़म जो है, वो किस तरीके से पॉसिबल है। बायोलॉजिकली अगर उसके दिल में या उसके कह दें कि जज़्बात में, उसके बड़ों में अल्ट्रुइज़म होता है, तो ही वही चीज़ ट्रैवल करती है, ठीक है? बायोलॉजिकल अप्रोच में दूसरा कंसेप्ट आता है नेचर एंड नर्चर का। नेचर जो है आपको अपने उससे ही लग रहा है वर्डिंग से कि ये नेचुरल होता है, ये प्री वायर्ड होता है, ये आपके जीन्स में आ रहा होता है, ठीक है? इसमें आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, ठीक है? लेकिन जो नर्चर कंसेप्ट है, वो आप बाहर के फैक्टर से सीखते हो, एक्सटर्नल फैक्टर से लर्न करते हो, लोगों को करता देखते हो ऐसा, तो फिर आपकी लर्निंग हो जाती है, ठीक है? 2 साइंटिस्ट हैं, रॉस बक एंड बेंसन, जो कहते हैं कि अगर लोग आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके दरमियान प्रो सोशल बॉन्ड बनता है। प्रो सोशल बॉन्ड क्या होता है कि वो जो सोशल वैल्यूज़ को बढ़ा दे, ठीक है? और यही उनकी इमोशनल कहते हैं पिकअप लाइन्स होती हैं, जिससे लोग एम्पैथी, सिम्पैथी और एपैथी की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे कहते हैं एम्पैथी, और वो भी बायोलॉजिकल अप्रोच के अम्ब्रेला के अंडर आता है। ओके, नर्चर और नेचर के बाद जो एक और बायोलॉजिकल अप्रोच का फैक्टर है, जो कि बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके अल्ट्रुइज़म को डेवलप करने में, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब है? एम्पैथी का मतलब है कि आप कहते हो ना, तुम मेरे जूतों में पाँव रख के देखो, मतलब तुम पर ये गुज़रे तो तुम्हें पता चले। तो अगर आपको किसी की फीलिंग्स का एहसास होता है, किसी के इमोशंस का एहसास होता है, ठीक है? फ़ील करते हो आप, आपको महसूस होता है कि वो क्या फ़ील कर रही होगी या कर रहा होगा, तो आप उसको एम्पैथी कहते हैं, कि आपको एग्ज़ैक्ट वो फीलिंग का, एक्सपीरियंस का एहसास हो, ठीक है? और ये बेसिकली एक इमोशनल आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप फिज़ियोलॉजिकल उसको देखते हो और इमोशनली अपने अंदर डेवलप करते हो एम्पैथी, एक जज़्बा, जिसके अंदर आप दूसरे को, अपने आप को एक ऐसी फीलिंग में लेके आते हो कि थोड़ी काइंडनेस होती है आपके अंदर। साइंस अकॉर्डिंग टू क्रब्स ये कहती है कि दोज़ हू शो एम्पैथी आर अल्ट्रुइस्टिक। जो लोग एम्पैथी शो करते हैं, काइंडनेस शो करते हैं, जो फीलिंग्स रखते हैं किसी के एक्सपीरियंस के मुतालिक, तो उनके अंदर भी अल्ट्रुइज़्म की तादाद ज़्यादा होती है। तो बायोलॉजिकल अप्रोच में हमने आपको बता दिया कि ये भी एक फैक्टर है, जो कि आपके बिल्ट इन भी हो सकता है या आपके एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ठीक है? एम्पैथी के बाद एक फीलिंग आती है कि जेंडर डिफरेंसेस की, कि बार्टसन कहता है, साइंटिस्ट है एक, कि अगर सेम सेक्स जो होते हैं उनके साथ, मतलब कि वुमेन वुमेन के दर्द को ज़्यादा बेहतर समझ सकती है जब उसको एक पिंपल निकल आता है, ठीक है? वो उसका रिडिक्यूल नहीं करेगी, उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके भी एडोलेसेंस में, उसके भी जवानी में उसको पिंपल निकला था और वो भी इस तरीके से ट्रोल की जाती थी। तो इसलिए कहा जाता है कि वुमेन जो हैं वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, बिकॉज मैन को पिंपल निकलने का इनकी यंग एज में एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बेसिकली एम्पैथी डेवलप करती है, जेंडर डिफरेंसेस को भी टारगेट करती है, कि जब आप जेंडर के तौर पर एक सोच रहे होते हैं कि वुमेन वुमेन को समझती है, मेल मेल को समझते हैं इशूज़ को, तो इस तरीके से जो है आप जेंडर डिफरेंसेस के थ्रू भी बायोलॉजिकल अप्रोचेस डेवलप होती हैं, कि आप जेंडर बेस्ड भी अल्ट्रुइस्टिक होते हो। वुमेन की जो एक सिंपैथीज़ होती हैं, एम्पैथीज़ होती हैं, वो वुमेन के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने ऊपर भी वो चीज़ फेस कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है जो दूसरी फेस कर रही होती है, एज़ कम्पेयर टू वुमेन मैन। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल अप्रोचेस, जो कि आप देख चुके हैं कि इसमें नेचर एंड नर्चर का भी रोल होता है, एम्पैथेटिक रोल भी होता है और जेंडर डिफरेंसेस का भी रोल होता है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं सोशल अप्रोचेस, ठीक है? सोशल अप्रोचेस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? नाउ सोशल अप्रोचेस में देखें तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो सोशल अप्रोचेस के एक मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें नंबर 1 आता है गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम बचपन से लेते आते हैं कि बेटे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है? ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ठीक है? ये हमारी जो टीचिंग हो रही होती है, प्रीचिंग हो रही होती है बचपन से ही, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो अल्ट्रुइज़्म फैलता है, सोशली हम एजुकेट होते हैं, तो वो गिविंग इंस्ट्रक्शन के अम्ब्रेला के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है यूजिंग रीइंफोर्समेंट, ठीक है? आप कोई अच्छा काम करें, आपको अवार्ड मिले और आपको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है? ये जो इन्फोर्समेंट की इस टाइप होती है, इसको हम यूजिंग रीइंफोर्समेंट, यानी आप उसको लागू करते हैं ज़िंदगी
ज़िंदगी में और उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो रोल मॉडल क्या होता है कि आप किसी को अच्छा करते देखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि हम उसी की तरह अच्छा करें। ठीक है, सेटिंग करते हैं आपके रोल, हमारा भी कोई रोल मॉडल होगा, हम उसके मुताबिक इस तरीके से ये जो सेंस है अल्ट्रुइज़म की उसको डेवलप करेंगे। ओके, रोल मॉडल जो अपना इसका एस्पेक्ट है वो सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ लर्निंग है, जिसमें आप अच्छा करते हैं और लोगों को अच्छा करते देखते हैं और फिर इंस्पायर होकर उनसे ये सोचते हैं कि हमें भी ऐसा करना है। तो दिस एस्पेक्ट इज़ मच पावरफुल एंड मच एप्लीकेबल इन अस। ठीक है, रोल मॉडल का जो सेटिंग अप रोल मॉडल है वो बहुत ज़्यादा वर्केबल है, ठीक है, एप्लीकेबल भी है। तो दिस वॉज बायोलॉजिकल एंड सोशल अप्रोचेज ऑफ अल्ट्रुइज्म। Now there are two norms of altruism, reciprocity norm and social responsibility norms। ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली इट इज़ द सेट्स ऑफ रूल और गाइडेंस जो कि सोसाइटी सेटअप करती है। हर सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नाउ रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स क्या होता है? रेसिप्रोकल जहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसका ये मतलब होता है कि अगर कहीं रेसिप्रोकल करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो ये एक ऐसा नॉर्म है, ये एक ऐसी एक्ट ऑफ हेल्प होती है जिसमें आप किसी की हेल्प करते हो और फ्यूचर में आप समझते हो कि आपकी भी हेल्प की जाएगी। यू हेल्प बिकॉज यू विल गेट हेल्प और यू विल बी हेल्प इन रिटर्न। ठीक है, तो ये बेसिकली ईगोइज़्म को जो है ना प्रमोट करती है। ठीक है, और प्रो सोशली एक्ट तो ऐसा लगता है कि ये प्रो सोशल एक्ट है, लेकिन ये प्रो सोशल एक्ट नहीं होता, ये बल्कि अपनी ईगो को तस्कीन पहुँचाने का एक एक्ट होता है। फिर आती है बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाम से बता रहा है कि एक सोसाइटी का नॉर्म है जो कि आपने विदाउट फ्यूचर एक्सचेंज हेल्प के करना ही करना है। इसमें आप बाई स्टैंडर्ड जो इफेक्ट है उसको अवॉइड करते हो, यानी आप कॉस्ट और बेनिफिट को वहाँ पर कैलकुलेट करने नहीं बैठते, बल्कि आप अपना अल्ट्रुइज्म शो करते हो। ठीक है, ये मैंडेटरी हो जाता है। सही है, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ अल्ट्रुइज्म। ये बस डिस्कस करते हैं कि हु आर हेल्पफुल, कौन से लोग हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट पीपल आर हेल्पफुल। तो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हेल्पफुल होते हैं पीपल, एक मूड फैक्टर है और एक पर्सनालिटी मेजर है। ठीक है, मूड फैक्टर में ये है कि जब आप अच्छे फील करते हैं तो आप ज़्यादा हेल्प करते हैं, या फिर आप ब्रोकन होते हैं तो दूसरे के एक्सपीरियंस को ज़्यादा एम्पैथेटिकली आप डील कर सकते हो, फील कर सकते हो, तब भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करते हो। ठीक है, हेल्पफुल बिहेवियर शो करते हो। गुड मूड एंड ब्रोकन मूड दोनों जो हैं वो आपको हेल्पिंग बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। पर्सनालिटी मेजर्स के मुराद ये है कि कुछ लोग में जो है हेल्पफुल बिहेवियर जो होता है उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। ठीक है, बिकॉज़ ये शायद या तो वो किसी चीज़ की विक्टिम रहे होते हैं, या माइट बी इंटरेक्ट विद पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, कोई सिचुएशन उन पर ऐसी गुजरी होती है या उनकी कोई ऐसी कमी होती है जिसको वो पूरा करने के लिए ही हेल्पफुल रहते हैं ज़िंदगी में। तो these both are the factors which makes you helpful, altruistic. Thank you for listening.